मैकडॉनल्ड का एनुअल रेवेन्यू 25.92 यूएस डॉलर है, यानी 2,15,000 करोड़ रुपए। और ये हुआ कैसे? क्या इतनी कमाई सिर्फ बर्गर बेच के हो सकती है या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई? ऐसे कंपटीशन के सामने खुद को अलग कैसे बनाया जाए? और सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, उनके एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत। लेकिन इसी समय रे क्रॉक को एक बहुत अमेजिंग रियलाइजेशन हुआ। You're not in the burger business. You're in the real estate business. रे क्रॉक ने सिर्फ फास्ट फूड बिजनेस ही नहीं बल्कि एक एम्पायर बिल्ड करने का। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक कॉमर्स की मास्टर क्लास। बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी मैकडॉनल्ड का बर्गर ट्राई किया है? देखो, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर बच्चे ने मैकडॉनल्ड का बर्गर जरूर ट्राई किया होगा, लेकिन जिसने नहीं भी किया उसको मैकडॉनल्ड का नाम जरूर पता होगा। पर क्या आपको ये आइडिया है कि जिसका आप बर्गर खा रहे हो वो साल में कितना पैसा बनाता है? तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग मैकडॉनल्ड का एनुअल रेवेन्यू 25.92 यूएस डॉलर है, यानी 2,15,000 करोड़ रुपए। वहीं बर्गर किंग, जो इसकी एक राइवल कंपनी है, उसने 2024 के अंदर 1.45 यूएस डॉलर का काम किया था। और केएफसी, जो कि सेम फास्ट फूड बिजनेस में है, उसने लास्ट ईयर 3.1 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन वही मैकडॉनल्ड इतना आगे कैसे पहुंच गया और ये हुआ कैसे? क्या इतनी कमाई सिर्फ बर्गर बेच के हो सकती है या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई? क्या है इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी? आज हम इस कंपनी के इसी राज को खोलने वाले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे एक बर्गर बेचने वाली कंपनी रियल एस्टेट का बादशाह बन गई। तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हो जाए। मैकडॉनल्ड की शुरुआत हुई 1940s में, जब रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने कैलिफोर्निया के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। तब ये सिर्फ एक नॉर्मल रेस्टोरेंट था जहां पर फास्ट सर्विस, टेस्टी फूड और चीप प्राइसेस पर बर्गर अवेलेबल होते थे। लेकिन इस बिजनेस का टर्निंग पॉइंट 1950 में आया। There should be McDonald's everywhere. Franchise the damn thing. Mr. Kroc. Franchise, franchise, franchise. जब रे क्रॉक नामक एक बंदा इस टीम के अंदर शामिल हुआ और उन्होंने एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया दिया। उनका सजेशन ये था कि मैकडॉनल्ड को एक सिंगल आउटलेट पर लिमिटेड नहीं रहना चाहिए बल्कि फ्रेंचाइजी मॉडल पर आ जाना चाहिए। पर ये वो आइडिया नहीं था जिससे मैकडॉनल्ड फास्ट फूड बिजनेस का किंग बना। लेकिन हाँ, वो इससे एक लेवल थोड़ा ऊपर आ चुके थे। फूड चेन का बिजनेस तो बढ़ रहा था, लेकिन रे क्रॉक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक्चुअली जब फ्रेंचाइजीज बनने लगे तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि सिर्फ फूड का बिजनेस करने से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो अभी फिलहाल उनके पास है वो आगे जाकर नहीं हो, क्योंकि आगे चलकर और भी कंपनीज आएंगी सेम फूड, सेम स्पीड और सेम फ्रेंचाइजी मॉडल पर जो काम करेंगे। तो ऐसे कंपटीशन के सामने खुद को अलग कैसे बनाया जाए? और सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, उनके एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत। मैकडॉनल्ड एक फ्रेंचाइज के तौर पर शुरू हुआ था, यानी हर एक आउटलेट एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आता था जो बिजनेस के डिसीजन खुद ले सकता था। ये मॉडल सक्सेसफुल तो रहा, लेकिन इसका एक मेजर लूप होल वो ये था कि मैकडॉनल्ड के पास अपनी बिल्डिंग डिजाइन, लीज होल्ड और लोकेशन का कोई कंट्रोल नहीं था। ये प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब अनफेवरेबल लीज टर्म्स की वजह से एक्सपेंशन और मुश्किल होने लगा। मैकडॉनल्ड्स ने रियल एस्टेट डेवलपर के साथ पार्टनरशिप बनाने की बहुत कोशिश की ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज पर रेस्टोरेंट बिल्ड कर सके, पर डेवलपर को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, वो दूसरी कंपनीज को भी लीज दे सके। इसी वजह से ये प्लान ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इसी समय रे क्रॉक को एक बहुत अमेजिंग रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने ये सोचा कि फ्रेंचाइजी देना तो ठीक है, लेकिन फ्रेंचाइज की लोकेशन ही अपनी हो तो। तब मैकडॉनल्ड ने एक नई अप्रोच को अडॉप्ट। वो अप्रोच था रियल एस्टेट कंपनी बनने का। कंपनी ने बड़े स्केल पर प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी और अपने फ्रेंचाइजीज को लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के साथ लीज पर देना शुरू कर दिया। इससे मैकडॉनल्ड के पास अपनी लोकेशंस, बिल्डिंग डिजाइन्स और लीज टर्म्स पर पूरा कंट्रोल आ गया। You're not in the burger business. You're in the real estate business. जिसका रिजल्ट ये है कि आज पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड के पास 38,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं एंड ज्यादातर की जमीन के ओनर मैकडॉनल्ड खुद ही हैं। इस मॉडल ने सिर्फ कंपनीज और फ्रेंचाइजीज की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ही इंश्योर नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ मैकडॉनल्ड की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी हर जगह सेम मेंटेन किया। अगर कोई फ्रेंचाइजी रूल्स तोड़ता तो मैकडॉनल्ड सिंपली उसकी लीज को कैंसिल कर सकता था और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता। रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड में हर जगह सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए,
कि ताकि कस्टमर को कोई भी आउटलेट जाके सेम टेस्ट मिल सके। इसके लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको हैमबर्गर यूनिवर्सिटी बोला गया, जो ये इंश्योर करता था कि मैकडॉनल्ड की क्वालिटी अमेरिका से लेकर इंडिया तक सेम रहे। मैकडॉनल्ड ने जो यहाँ पर किया उसको कॉमर्स की भाषा में स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हर प्रोडक्ट और हर सर्विसेज हर जगह जाकर सेम एक्सपीरियंस देगी कस्टमर को। मैकडॉनल्ड को इस रियल एस्टेट एंगल से तो कई फायदे हुए, लेकिन दो बहुत बड़े मेजर फायदे ये थे, एक था पैसा और एक था कंट्रोल। देखो, जब मैकडॉनल्ड एक फ्रेंचाइजी देता है तो वो फ्रेंचाइजी से दो तरह की इनकम जनरेट करता है। एक तो रॉयल्टी फीस जो फूड सेल से आती है और दूसरा प्रॉपर्टी का रेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैकडॉनल्ड का टोटल रेवेन्यू का 35% हिस्सा जो होता है ना, वो केवल रेंट से आता है और ये आज की डेट में उनके टोटल प्रॉफिट का एक मेजर हिस्सा बन चुका है। रियल एस्टेट एक स्टेबल इनकम तो देता ही देता है, लेकिन जैसे जैसे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मैकडॉनल्ड की नेट वर्थ भी इंक्रीज होती है। आपने इकोनॉमिक्स में ये जरूर सुना होगा कि लैंड एक स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसका मतलब ये है कि लैंड यानी जमीन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। देखो, जितनी जमीन दुनिया में अवेलेबल है उतनी ही रहेगी, बढ़ तो सकती नहीं है, इसलिए लैंड को एक स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। एंड इकोनॉमिक्स के हिसाब से स्कार्स रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज ही सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी होता है। और मैकडॉनल्ड ने इस बात को समझा कि अगर वो जमीन पर कंट्रोल कर ले तो उनके पास एक ऐसा असेट हो जाएगा जो हमेशा डिमांड में रहेगा और उसकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती रहेगी। और जिसके पास लैंड का कंट्रोल होता है ना, उसके पास मार्केट पावर भी होती है। आज मैकडॉनल्ड्स के पास $30 बिलियन से ज्यादा की रियल एस्टेट होल्डिंग्स हैं। मतलब ये एक फूड चेन से ज्यादा एक प्रॉपर्टी जाइंट है। और इसी एक फैक्टर से डिफरेंस ये क्रिएट हुआ कि सालों से मैकडॉनल्ड फूड चेन बिजनेस पे सबसे टॉप पर है। रे क्रॉक ने एक अनकन्वेंशनल रूट अपनाया और मैकडॉनल्ड को सिर्फ फूड चेन नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट बिजनेस बनाकर खड़ा कर दिया। जहां ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स का रेवेन्यू लोकल इकोनॉमी और कस्टमर स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है, वहीं पर रियल एस्टेट इनकम तब तक स्टेबल रहती है जब तक ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑक्यूपाइड हो। ये एक स्केलेबल इन्वेस्टमेंट है, इसी वजह से मैकडॉनल्ड इतना ज्यादा पैसा बना पाता है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे अपनी प्रॉपर्टीज और लीजेस का नंबर बढ़ा सकती है, जो इंश्योर करता है कि उनके पास हमेशा एक्सपेंशन का स्कोप हो। अगर मैकडॉनल्ड ये रूट नहीं अपनाता तो उनके बिजनेस की ग्रोथ रियल एस्टेट ओनर के लीज टर्म्स पर डिपेंड करता। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैकडॉनल्ड की इस स्ट्रैटेजी से आपके लिए एक सॉलिड लेसन निकल के आता है। पहला लेसन है रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। जब भी किसी बिजनेस में आओ तो सिर्फ एक रेवेन्यू सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करो और एक मार्केट की हेल्प से दूसरी मार्केट को टैप करो, जैसे मैकडॉनल्ड ने रियल एस्टेट के साथ किया। दूसरा लेसन ये है कि लॉन्ग टर्म विजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द शॉर्ट टर्म विजन। रे क्रॉक ने सिर्फ फास्ट फूड बिजनेस ही नहीं बल्कि एक एम्पायर बिल्ड करने का सोचा। बिजनेस में सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भी फोकस करना है। कंपटीशन के आने से पहले ही कंपटीशन के आगे की सोचनी। मैकडॉनल्ड ने जब रियल एस्टेट में आने का सोचा तब बर्गर किंग नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस एडवांटेज को गेन कर लिया। थर्ड लेसन है कि स्केलेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। वर्ल्ड में हर मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में सेम टेस्ट और सर्विसेज मिलेगी, चाहे आप किसी भी सिटी या कंट्री में हो। यह दिखाता है कि एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाए जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे। आप कस्टमर का ट्रस्ट तभी जीतोगे जब आप उन्हें हर समय हर जगह सेम क्वालिटी दो, जो लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बिल्ड करने में आपकी बहुत मदद करे। तो बच्चों, मैकडॉनल्ड ने हमें सिर्फ बर्गर ही नहीं दिया, उन्होंने हमें दिखाया है कि अगर बिजनेस में सही दिमाग चले तो एक सिंपल फूड चेन बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी प्लेयर बन सकता है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक कॉमर्स की मास्टर क्लास। अब आप अगर स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर, अगर आप अपॉर्चुनिटी समझना सीख गए तो आप किसी भी फील्ड के अंदर गेम चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे और कंटेंट के लिए बस आपको फॉलो करना है कॉमर्स एंड फन। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।